अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नहीं जनाब, अब यहाँ वज़न करने और मुस्तकबिल की बातें बताने वाली मशीन नहीं है। यहाँ जुआ भी नहीं होता, शराब नोशी भी ख़त्म हो चुकी है। अब इस छोटे से होटल को मैं चलाता हूँ। आपका दिल चाहे तो चाय पीजिए, दिल चाहे तो खाना खाइए। क़याम करना चाहें तो अच्छे और साफ़ सुथरे कमरों का भी यहाँ इंतज़ाम है। लेकिन अगर आप कुछ और चाहते हैं तो माफ़ कीजिएगा, वो दिन हवा हुए। मैं जुआ खिलवाने वाला दलाल नहीं, इस होटल का मैनेजर हूँ। मैनेजर भी और मालिक भी। मंजूर साहब रुखसत हो चुके हैं, प्रधान सिंह भी जा चुका है, और वो बड़ी बड़ी सुरमई आंखों वाली लड़की भी। ताज्जुब है आपने अखबारात नहीं पढ़े। मेरा ख्याल था कि पूरे मुल्क को हकीकत मालूम हो चुकी होगी, मगर आप जैसे हजरात अभी तक जुआ खेलने, शराब पीने और बदमाशी के दीगर काम अंजाम देने की खातिर मुसलसल चले आ रहे हैं। ये होटल ख़रीदे हुए मुझे 1 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। इस मुख्तसर अरसे में यहाँ कोई गंदा काम नहीं हुआ और ना आइंदा कभी होगा। कम अज़ कम उस वक्त तक तो ये होटल हर किस्म की गंदगी से पाक रहेगा, जब तक कि मैं ज़िंदा हूँ। तस्दीक के लिए पूरे होटल का जायज़ा ले लीजिए, न ताश न शराब। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अच्छे आदमी नहीं, मेरी इतनी जुर्रत ही नहीं कि किसी को बुरा समझूं। आप यकीनन अच्छे आदमी होंगे। नेकी और शराफत के आसार आपके चेहरे से आया हैं। कुछ दिन पहले अगर आप यहाँ आए होते तो बिलाशुबा दुनिया की सबसे गंदी जगह देखकर आपकी तबीयत मालिश करने लगती। ये जगह ही गंदगी नहीं थी, यहाँ का मालिक भी इंतहाई घिनौने किरदार का मालिक था। मुझ समेत हर शख्स उस 6 फुटे 1.5 मन वजनी बदमाश को मंजूर साहब कहा करता था। वो बदमाश तो ज़रूर था, लेकिन जहानत में उसका कोई जवाब नहीं था। पूरे मुल्क में उसकी धाक बैठी हुई थी। बड़े से बड़ा गुंडा उसे अपना उस्ताद समझता था। नामुमकिन था कि वो मुल्क के किसी हिस्से में रहने वाले बदमाश से किसी काम के लिए कहे और बदमाश हुकुम उदूली की जिसारत कर सके। जी हाँ, मंजूर ऐसा ही दबंग किस्म का गुंडा था। तकरीबन 4.5 साल कबल मंजूर इस मुख्तसर सी आबादी में आया था। यह होटल उस वक्त भी था। छोटा मोटा जुआ उस ज़माने में भी यहाँ खेला जाता था, लेकिन मंजूर ने कमाल ही कर दिया। उसने ना सिर्फ होटल को ख़रीदा, बल्कि इसे आवारगी, अय्याशी और बदमाशी का ऐसा अजीमुशान अड्डा बना दिया कि दूर दूर से शायकीन आने लगे। मंजूर ने स्मगलर्स के लिए भी खुसूसी इंतज़ाम किए। उसने होटल के नीचे तहखाने तामीर कराए ताकि वो लोग इत्मीनान और सुकून के साथ अपना काम अंजाम दे सकें। फरबा होने के बावजूद मंजूर को मोटा बनने का शौक़ था। चुनाचे वो ऐसा लिबास पहनता कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटा नजर आए और ऐसा चेहरा बनाता कि हर नावाकिफ शख्स उसे अव्वल दर्जे का अहमक समझे। वो पेटू भी नहीं था, लेकिन लोगों के सामने कुछ न कुछ ज़रूर चढ़ता रहता था, जिसकी वजह से उसका आज़मा ख़राब हो गया था। मगर उसने हमेशा तन्हाई में ख़ास अफराद ही के सामने हाजमे की ख़राबी का जिक्र किया। इस होटल में वज़न करने वाली मशीन शायद इसीलिए लगाई गई थी ताकि वो वक्तन फ़वक्तन अपना वज़न देखता रहे। होटल में आने वाले दूसरे बदमाश भी उस मशीन पर अपना वज़न देखा करते थे, लेकिन वो एक आम किस्म की मामूली सी मशीन थी। आपने ऐसे बहुत से लोगों को फुटपाथ पर उस जैसी मशीनें लिए हुए बैठे देखा होगा, जो 10-20 रुपए में आपको वज़न करने की इजाज़त दे देते हैं। और तब प्रधान सिंह आ गया। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मंजूर की शोहरत आलमगीर हैसियत इख्तियार कर चुकी थी। प्रधान सिंह उसकी शोहरत का सुनकर ही आया था। वो तिब्बत के किसी इलाके का बाशिंदा था और भारत से होकर यहाँ तक पहुँचा था। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मुल्क में वो गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुआ था। उसके बाल सफ़ेद थे, आंखें कदरे भूरी थी, पेट आगे को निकला हुआ था और कद बहुत ही छोटा था। मैंने उसे पहले ही दिन देख लिया था। उस ज़माने में मेरी हैसियत मंजूर के एक ऐसे मुलाजिम जैसी थी जिसका काम जुए के पांसे पलटना या ताश के पत्तों में गड़बड़ करना था। मैं बाहर खड़ा था, सूरज गुरूब हो रहा था, धंधा शुरू होने का वक्त करीब आ रहा था। अचानक पीछे से किसी ने मेरी पुश्त को थपथपाया। माफ़ करना, क्या तुम बता सकते हो कि यह होटल किसका है? मैंने पलटकर गहरी नज़र से उसकी तरफ देखा। उसके कंधे से एक बड़ी सी गठड़ी लटकी हुई थी और जिस्म से डीडीटी जैसी बदबू आ रही थी। क्या यह होटल मंजूर का है? उसने दोबारा पूछा। अंदर चले जाओ, मैंने कहा। क्या करूं? मंजूर अंदर है, वहीं चले जाओ, मैंने समझाया। अच्छा ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। शुक्रिया। वो पीले पीले दांत निकाल कर हंसा और गठड़ी को एक कंधे से उतार कर दूसरे कंधे पर रख लिया। मुझे इल्म नहीं था कि वो मंजूर से क्यों मिलना चाहता था। मुझे इस बात से कोई गर्ज भी नहीं थी। मैं महज अपने काम से काम रखने का कायल था। चुनाचे मैंने उसे अंदर पहुंचा दिया और काउंटर के करीब बैठे हुए मंजूर की सिमत
इशारा करके बाहर आ गया। ताहम बाहर आ जाने के बावजूद मेरे कानों में उन दोनों की आवाज़ें पड़ती रहीं। मंजूर की आवाज़ गरजदार थी। उसने सरगोशियों में बातें करना सीखा ही नहीं था। उसके मुकाबले में प्रधान सिंह की आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई भेड़ मिनमिना रही हो। आखिर तुम आ ही गए, भोपत ने तुम्हें पहुंचा ही दिया। देवी देवताओं की कृपा है महाराज, सब कुछ ठीक ठाक है। रकम कहाँ है? मैं आपकी सेवा कर दूंगा महाराज, आपकी एक एक पाई अदा कर दूंगा। हाँ, भोपत ने मुझे यही बताया था कि तुम काम के आदमी हो। बड़ी बड़ी इमारतों पर छिपकली की तरह दीवार से चिमट कर चढ़ जाते हो। शायद तुमने कोई कत्ल भी किया है। मैंने आज तक कत्ल नहीं किया है महाराज, ये मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया है। अगर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ ना भाग कर आता तो वो लोग मुझे फांसी पर चढ़ा देते महाराज। खैर, अगर तुमने कत्ल किया है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं। अब तुम अपने मुल्क की पुलिस की पहुंच से बहुत दूर हो। यहाँ हर तरह महफूज रहोगे। मुझे अपना ही समझो और जब तक चाहो यहीं क़याम करो। शुक्रिया महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। अपना सामान भी ले आए हो, ये तुमने बहुत ही अच्छा किया। चलो मैं तुम्हें तहखाने में बना हुआ एक कमरा दिखा दूँ। तुम वहीं ठहरोगे प्रधान सिंह। लोगों की नज़रों से दूर रहने की कोशिश करना। यहाँ तुम्हें कोई जानता तो नहीं है, लेकिन अच्छा यही है कि तुम किसी की नज़र में ना आने पाओ। एहतियात का तकाजा भी यही है। और इस तरह जो कुछ मुझे मालूम ना होना चाहिए था अज खुद मालूम हो गया। प्रधान सिंह को गैरकानूनी तौर पर मंजूर के दोस्त भोपत ने हमारे मुल्क में मुंतकिल किया था। भोपत अपने मुल्क का माना हुआ स्मगलर था और जब भी उस पर कोई वक्त पड़ता वो सरहद पार करके मंजूर के पास चला आता। मंजूर उसे किस किस्म का काम लेना चाहता था, इसका मुझे 2 रोज़ बाद इल्म हुआ। प्रधान सिंह ने बड़ी कामयाबी से जुए के पांसे पलट दिए। 25 की बिसात मंजूर की मर्जी के मुताबिक इस तरह लगाई थी कि एक मखसूस तरीके के सिवा पांसा किसी तरह से क्यों ना फेंका जाए, कभी दुरुस्त नहीं पड़ सकता था। उसने ताश इतनी महारत से तरतीब दिए थे कि उन्हें कितना ही क्यों ना फेंटा जाए, अपनों के सिवा सही को गलत पत्ते मिलते थे। हकीकत यह है कि मैं उसके फ़न की दाद दिए बगैर नहीं रह सका। फरेब और धोखेबाजी के मैदान में प्रधान सिंह का यकीनन एक अहम और मुनफरिद मकाम था। मैं खामोशी से प्रधान सिंह के पास जा पहुंचा। वो उस वक्त बड़े गौर से अपनी ताज़ा तरीन कोशिशों का जायज़ा ले रहा था। मैंने महसूस किया कि वो बुड़बुड़ा रहा है और ख़ुद कलामी में मसरूफ़ है। उसने मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, बुड़बुड़ाता रहा और काम का जायज़ा लेता रहा। 2 मरतबा उसके होंठों पर एक अजीब सी तकलीफ़देह मुस्कुराहट भी फैल गई। मैं उसके करीब ही खड़ा था और देख रहा था कि वो पांसा किस तरह फेंकता है या ताश कैसे बांटता है। अचानक पुश्ती से किसी ने मेरी गर्दन को दबा लिया। यहाँ क्या कर रहे हो बदमाश? मेरे कान में मंजूर की आवाज़ आई। चलते फिरते नजर आओ वरना तुम्हारी मैं गर्दन तोड़ दूंगा। मैं उसका मतलब समझ गया। गोता लगाकर मैंने अपनी गर्दन उसके आईनी शिकंजे से आज़ाद करवाई और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। 1 हफ्ते के अंदर अंदर होटल की काया पलट गई। बड़े बड़े नामी गिरामी जुआरी वहाँ आते और जेबें खाली करके चले जाते। प्रधान सिंह अमूमन अपने तहखाने वाले कमरे में ही पड़ा रहता। वो दिन में बहुत कम चंद लम्हों के लिए ही बाहर आता। मुझे अंदाज़ा था कि मंजूर किसी से उसका मिलना जुलना पसंद नहीं करता है, इसलिए मैं उससे दूर ही रहता। मुझे अपनी गर्दन बहुत अजीज़ थी। लेकिन 10-12 रोज़ बाद जब मंजूर शहर गया हुआ था, मेरा और प्रधान सिंह का आमना सामना हो गया। उस वक्त होटल में सफाई हो रही थी और मैं कुर्सियाँ इधर उधर कर रहा था कि वो टहलता हुआ मेरे पास आ गया। माफ़ कर देना श्रीमान जी, मुझे माफ़ कर देना, उसने कहा। क्या हुआ? मैंने पलट कर हैरत से पूछा। कुछ भी नहीं, वो बोला। मैं तो उस रोज़ की माफ़ी मांग रहा हूँ श्रीमान जी, जब मेरी वजह से मंजूर तुम पर नाराज़ हुआ था। मंजूर तुम्हारी वजह से नाराज़ हुआ था? कब की बात कर रहे हो? उन्होंने तुम्हारी गर्दन पकड़ी थी और तुम्हें बदमाश कहा था। अरे उस दिन वाली बात, तुम उसकी माफ़ी मांग रहे हो? हालांकि तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं। मैं मंजूर की गालियों का आदी हो चुका हूँ। वैसे भी गलती मेरी थी, उनके कारोबार से मेरा क्या ताल्लुक़? बड़ा गंदा कारोबार है, बहुत ही गंद। मैंने गौर से उसकी तरफ देखा। वो मजाक नहीं कर रहा था, बिल्कुल संजीदा था। बहुत ही घिनौना, उसने इजाफा किया। अगर मैं मजबूर ना होता तो मंजूर हरगिज़ ये काम ना करता। शेरों का काम धोखेबाजी नहीं है। हिम्मत है तो जो कुछ हासिल करना चाहते हो सामने आकर छीन झपट कर हासिल कर लो। मगर अफसोस कि मुझे प्रधान सिंह को वो काम करना पड़ा है जो गीदड़ों का काम है। अफसोस मत करो प्रधान सिंह, मैंने कहा। जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। यह भी कोई ज़िंदगी है श्रीमान जी? उसने एक गहरा सांस लिया। मैं तुम्हारे मुल्क में अच्छी ज़िंदगी गुजारने आया था। भोपत ने मुझसे कहा था मैं यहाँ नेक और शरीफ बनकर रह सकूँगा।
लेकिन यहाँ आकर तुम तो देख ही रहे हो, अब मैं हर वो काम कर रहा हूँ जो मंजूर चाहता है। उसे मेरे मुतालिक सब कुछ मालूम है। तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? मुझे ऐसी बात कहना तो नहीं चाहिए, मगर तुम्हारी हालत देखते हुए कहता हूँ कि अच्छा यही है कि आज ही खिसक जाओ, इससे पहले कि मंजूर वापस आए और पुलिस बुलाने की धमकी दे। तुम्हें कराची चले जाना चाहिए। मुल्क में बहुत से लोग गैरकानूनी तौर पर आए हैं, किसी को तुम्हारे बारे में पता भी नहीं चल सकेगा। मैं तुम्हें भड़का नहीं रहा, यह भी नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ, लेकिन अगर हकीकत में तुम्हें यहाँ की जालसाजी का काम पसंद नहीं है तो तुम्हारे हक में फरार ही बेहतर है। क्या ख्याल है? प्रधान सिंह ने मुस्कुराकर बड़े प्यार से मेरा बाजू दबाया। तुम बहुत अच्छे आदमी हो, बड़े ईमानदार। जब किसी अच्छे और ईमानदार आदमी के सामने उसकी तारीफ की जाती है तो वो महज मुस्कुरा कर रह जाता है। मैं भी मुस्कुराने लगा। आओ, उसने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे लिए यहाँ ठहरना क्यों ज़रूरी है। वो मुझे तहखाने वाले कमरे में ले गया। वो बहुत ही मामूली सा छोटा सा कमरा था जिसमें चंद कपड़े फैले हुए थे और कोने में एक बिस्तर लगा हुआ था। तकिए के नीचे हाथ डालकर उसने एक लिफाफा निकाला, उसे खोला और एक छोटी सी तस्वीर निकाली। देखो, उसने कहा, और मैंने तस्वीर की तरफ देखा। काश मैंने उसे ना देखा होता। उस तस्वीर को दिखाने की बजाय प्रधान सिंह ने मेरी आंखें निकाल ली होती। रूपा, वो बोला, मेरी बेटी की उम्र 17 साल है, अच्छी है ना? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी थी, और मैंने यही बात प्रधान सिंह को बता दी। काश वो इतनी अच्छी ना होती। मेरी नज़र उस पर जमी रह गई थी। मैं तस्वीर को मबहूत बना देखता रहा और प्रधान सिंह हंसता रहा। फिर उसने मुझे असल बात बताई। मुझे कमोबेश एक एक लफ्ज़ याद है। उस दोपहर के बाद होने वाले सारे वाक़यात मेरे जहन में इस तरह महफूज हैं जैसे उन्हें पत्थर पर कंधा कर दिया गया हो। मैं चाहता हूँ कि बेकमो काश तो उन्हें उगल डालूं। जनाब बहुत सब्र कर चुका, अब किसी को बताने के लिए इंतहाई बेचैन हूँ। प्रधान सिंह, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत बड़ा फनकार था। रस्सी फेंकने और उसके सहारे बुलंदोबाला इमारतों पर छिपकली की तरह चढ़ जाने में उसे ऐसा कमाल हासिल था कि दूर दूर तक कोई उसका मद्दे मुकाबिल नहीं था। बेटी की पैदाइश और बीवी की मौत के बाद उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली और पहाड़ों से उतरकर भारत आ गया। भारत में उसने खुद मेहनत मजदूरी की और बेटी को आला तालीम दिलाई। रूपा इंटर में थी कि प्रधान सिंह को किसी सेठ के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। उसने मकतूल सेठ की सूरत तक नहीं देखी थी। अलबत्ता इतना गुनाहगार ज़रूर था कि जिस रोज़ सेठ मारा गया वो इस दीवार से टेक लगाकर चंद लम्हे के लिए सुस्ताने के लिए बैठ गया था। हवालात में उसे भोपत मिला। भोपत और उसकी वो पहली मुलाकात थी। भोपत ने सरगोशियों में प्रधान सिंह को बताया कि वो बहुत ही वाजिबी से मुआवजे पर बेगुनाह और बेकसूर लोगों को सरहद पार करा देता है। दूसरे मुल्क में पहुंचकर वो लोग नए सिरे से बाइज्जत और बावकार ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। भोपत की बात में वजन था। प्रधान सिंह ने उसकी बात मान ली। प्रधान सिंह ने सारी जमा पूंजी उसके हवाले कर दी और रातों रात हवालात से निकालकर सरहद पार पहुंचा दिया गया। मंजूर का पता भोपत ने उसे दिया था। जब मैं यहाँ पहुंचा तो श्रीमान जी, मेरे पास एक पैसा भी नहीं था। उसने कहा, एतबार ना करने की कोई वजह नहीं थी। मंजूर के दोस्त को भी मंजूर ही की तरह मनहूस होना चाहिए था। इंसान को लीमों की तरह निचोड़ने वाला मनहूस। अब मैं मंजूर के लिए काम करता हूँ, ऐसे काम जो वो करवाना चाहता है। मैं ये काम इसलिए करता हूँ कि थोड़े पैसे जमा कर सकूँ, और पैसे इसलिए जमा करना चाहता हूँ कि रूपा को भारत से बुला सकूँ। यह थी असल बात। मंजूर जैसे कमीना खसलत इंसान ने प्रधान सिंह से मुआहिदा किया होगा कि वो इतनी रकम उसके हाथ पर रखे तो वो रूपा को बुला देगा। मंजूर तुम्हें कितना मुआवजा देता है? मैंने पूछा। 10 रुपये रोज़ाना। गज़ब खुदा का! प्रधान सिंह को इस काम के 10 रुपये मिल रहे थे, जिसकी वजह से मंजूर लाखों में खेल रहा था। कोई दूसरा शख्स होता तो 200-300 रुपये रोज़ाना से कम पर हरगिज़ राज़ी ना होता। प्रधान सिंह तमाम ज़िंदगी रकम जमा करता रहे, लेकिन वो इस काबिल नहीं हो सकेगा कि रूपा को अपने पास बुला सके। मैंने रूपा की तस्वीर पर एक नज़र और डाली। बड़ी नामुनासिब बात थी कि प्रधान सिंह को इतने तवील अरसे तक रूपा का इंतज़ार कराया जाए। हकीकत यह है कि जनाब, मैं भी रूपा का इतना तवील इंतज़ार नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे हक़ में यह भी बेहतर नहीं था कि मैं प्रधान सिंह को मंजूर के जालिमाना मंसूबे से आगाह करता। मैं भला अपनी गर्दन तोड़वाने का खतरा मोल लिए बगैर किस तरह बता सकता था कि मंजूर उससे बिल्कुल उसी तरह खेल रहा है जिस तरह एक बिल्ली काबू में आए चूहे से खेलती है। रूपा की तस्वीर एक तरफ रखते हुए मैंने कहा, मैं सोचूंगा, बहुत जल्द ये सोचूंगा कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमान जी, उसने जवाब दिया। आप बहुत अच्छे आदमी हैं। उसने नाहक ही शुक्रिया अदा किया, क्योंकि मैंने जो कुछ कहा था वो रूपा की तस्वीर से कहा था।
अगले चंद महीने तक मुझे तस्वीर से बात करने का मौका नहीं मिला। जब से मंजूर शहर से वापस आया था, उसका जुए का कारोबार अचानक आसमान से बातें करने लगा था। शहर में न जाने वो किस किस से मिला था और कानों ही कानों में न जाने क्या सुनकर आया था कि खलकत उमड़ पड़ी थी। 24 घंटों में मुश्किल से 4-6 घंटे ऐसे बचे थे जिनमें जो न होता था, रात दिन मुझे जुआरियों की खिदमत करना पड़ रही थी। किसी के लिए सिगरेट लेकर जाना, किसी के लिए चाय, कोई शराब मंगवाता, कोई कबाब। मंजूर भी जिसकी बेहूदगियों को देखते हुए उसे सिर्फ मंजूर कहने को दिल चाहता था, मसरूफ़ था। वह अपने ऑफिस में बैठा रहता और आमदनी का हिसाब लगाता रहता। प्रधान सिंह के फ़न ने उस पर मालो दौलत की मूसलाधार बारिश कर दी थी। तीसरे दिन की बात नहीं, चौथे दिन की बात है। मैं किसी काम के सिलसिले में मंजूर के दफ्तर से गुजर रहा था कि मैंने अंदर से प्रधान सिंह की आवाज़ सुनी। मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। प्रधान सिंह पहली बार ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था। लेकिन तुमने तो वादा किया था महाराज, वो कह रहा था। रूपा बिल्कुल अकेली है। किसी जवान लड़की का अकेले रहना ठीक नहीं है, उसे मेरे पास आ जाना चाहिए। वो अकेली है तो मैं क्या करूं? तुम्हारे सर दर्द से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ से भाग जाओ, मुझे दूसरे काम करने हैं, नोट गिनने वाले काम। प्रधान सिंह की आवाज़ में गहरा तंज था। तुम किसी छापे खाने की तरह नोट बनाने में मसरूफ़, हालांकि सारे ताश, सारे पांसे, सारी बिसातें मेरी ही बनाई हुई हैं। मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से। ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए। मेरी वजह से तुम लाखों कमा रहे हो। चाहो तो रूपा को बड़ी आसानी से बुला सकते हो। मैं तुम्हारा एक एक पैसा अदा कर दूंगा महाराज। हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। भाग जाओ। कुछ करो महाराज। प्रधान सिंह तकरीबन रो पड़ा। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं लोगों को जालसाजी की सारी बातें बता दूंगा। देखो प्रधान, मंजूर बोला, अगर तुमने किसी से इस बारे में कोई बात की तो मैं भी पुलिस को उस शख्स के बारे में बताए बगैर नहीं मानूंगा जो पासपोर्ट के बगैर हमारे मुल्क में आ गया है। तुम ऐसा नहीं कर सकते महाराज। क्यों नहीं कर सकता? मैं हर काम कर सकता हूँ। चंद लम्हों के लिए दोनों की आवाज़ें आना बंद हो गई। यूं लगा मंजूर प्रधान सिंह को कायल करने में कामयाब हो गया है। उसके लिए प्रधान सिंह सोने का अंडा देने वाली मुर्गी था, तो दूसरा प्रधान सिंह के लिए मंजूर की हैसियत एक मुहाफिज जैसी। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का खतरा नहीं मोल ले सकता था, यहाँ तक कि जब तक के पानी सर से ऊंचा ना हो जाए। एक बात और है महाराज, प्रधान सिंह की आवाज़ आई। भाग जाओ। नहीं, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ख़ास किस्म की एक चीज़ तैयार कर सकता हूँ। कैसी चीज़? बिल्कुल अनोखी, बहुत ही अजीब। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ महाराज, दुनिया में किसी के पास वो चीज़ नहीं है। जुए से मुतालिक कोई चीज़ है, यूं ही समझ लो, लेकिन जुए से आला। उसकी तैयारी पर क्या लागत आएगी? बस यही 300-400 रुपये। नई चीज़ होगी, नई और एकदम ख़ास। लोग दिलचस्पी लेंगे, सबसे ज़्यादा उसी में दिलचस्पी लेंगे। उस पर नोट पड़ेंगे। ठीक है, तुम उस चीज़ की तैयारी शुरू कर दो। 10-20 रुपये कम पड़े तो मुझसे उधार ले लेना, हिसाब किताब बाद में होता रहेगा। नहीं महाराज, मैंने जो रुपए जमा किए उन्हीं में काम बन जाएगा। लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा कि अगर तुम्हें वो चीज़ पसंद आई तो तुम रूपा को मेरे पास बुलवा दोगे। ठीक है, देखा जाएगा। मंजूर ने कोई वादा नहीं किया। वैसे वो ऐसा शख्स था जो वादा करके भी मुकर सकता था। उसके कौलो फैल पर एतबार करना हिमाकत थी। मगर बेटी की मोहब्बत में प्रधान सिंह इतना दीवाना हो रहा था कि उसने मंजूर के देखा जाएगा जैसे टालने वाले जुमले को ही बहुत गनीमत समझा। शायद वो अपनी चीज़ के बारे में ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही खुद एतमाद था। शुक्रिया महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने प्रधान के कदमों की चाप सुनी तो वहाँ से फ़ौरन निकल गया। अगले हफ्ते जुमे का दिन था। जुमे को हमारे होटल में कुछ ही मजमा हुआ करता था। उस रोज़ भी सुबह ही सुबह जोक दर जोक लोगों ने आना शुरू कर दिया था। मंजूर अपने 2 बदमाश दोस्तों समेत हंस हंस कर आने वालों का खैर मकदम कर रहा था। मैं होटल के बेरे बरकत के पास किचन के बाहर बैठा हुआ चाय पी रहा था। हम दोनों वहाँ की हालत पर अफसोस कर रहे थे। हमें यहाँ का माहौल सख्त नापसंद था। जब भी मौका मिलता था हम चुपके चुपके अपनी बेजारी का इजहार करते रहते। उस रोज़ भी बरकत कह रहा था, आखिर आसमान इस बेहुदा होटल पर क्यों नहीं गिरता। मैं उसे समझा रहा था कि कुदरत का कोई भी काम मसलहत से खाली नहीं होता। आसमान ना गिरने की कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। मसलन यही कि हम 2 शुरूफा वहाँ काम करते हैं। एन उसी वक्त सामने से आते हुए मिनी ट्रक पर बरकत की नज़र पड़ी। लो भाई, आ गई मुसीबत, उसने कहा। मुझे तो चाय पीने तक के लिए 2 मिनट खाली नहीं मिलते। मुसीबत नहीं, अपना प्रधान सिंह आ रहा है। मैंने ट्रक की सिमत बगौर देखते हुए जवाब दिया। हैरत है, ये बेवकूफ़ इस वक्त कहाँ से आ रहा है और क्या लेकर आ रहा है। हम दोनों चाय की प्यालियाँ खाली करके खड़े हो गए।
प्रधान सिंह इस दौरान ट्रक से उतरा और हाथ हिला हिलाकर ड्राइवर से कुछ कह रहा था। फिर हमारे देखते ही देखते ड्राइवर और प्रधान सिंह ने मिलकर ट्रक से एक वजन करने वाली बड़ी सी मशीन उतारी। वो दोनों उसे लेकर होटल के अंदर आए और ठीक उस जगह पर जहां वजन करने वाली एक छोटी सी मशीन रखी थी, नई मशीन को भी रख दिया। ये क्या हो रहा है भाई? बरकत ने बाआवाज़े बुलंद पूछा। काम हो रहा है, प्रधान सिंह ने बुड़बुड़ाकर जवाब दिया और ड्राइवर के हाथ में किराए के चंद नोट रख दिए। क्या लाए हो भाई? बरकत ने दोबारा पूछा। वहाँ खड़े खड़े क्यों चीख रहे हो? मशीन लाया हूँ, वज़न करने वाली मशीन। रोज़ाना तुम्हारा वज़न किया जाएगा कि होटल का कितना माल खाते हो। प्रधान सिंह ने दांत निकाल दिए। अपनी दानिश में उसने बड़ा मज़ेदार मजाक किया था। बरकत आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मशीन के पास पहुँच गया। मशीन लाने का ऑर्डर किसने दिया था? मैंने ऑर्डर दिया था। पहली मशीन में क्या ख़राबी थी? कोई ख़राबी नहीं थी। फिर ये मशीन क्यों आई? क्योंकि ये ख़ास चीज़ है, बहुत ही ख़ास चीज़, और मैंने मंजूर के लिए ख़ास चीज़ लाने का वादा किया था। बरकत के पीछे मैं भी टहलता हुआ उधर ही जा निकला था। मुझे तो इसमें कोई ख़ास बात नज़र नहीं आई, मैंने आहिस्ता से कहा। स्टेशन और सिनेमा हॉलों के बाहर ऐसी कई मशीनें लगी हैं। हकीकत भी यही थी। प्रधान सिंह की लाई हुई मशीन हमारे होटल में पहले से लगी हुई मशीन से मुख्तलिफ ज़रूर थी, लेकिन उसे बहुत ही ख़ास चीज़ कहना किसी तौर पर मौजू नहीं था। पिछली मशीन किराया लिए बगैर वज़न बताती थी, जबकि नई मशीन से वज़न मालूम करने के लिए 5 रुपये का सिक्का डालना ज़रूरी होगा और वज़न एक कार्ड पर लिखा होगा। मैंने मशीन पर भरपूर नज़र डाले बगैर पलक झपकते में अंदाज़ा लगा लिया था कि प्रधान सिंह का दिमाग ख़राब हो गया है। बाद में जब अच्छी तरह मशीन को देखने का मौका मिला तो तब भी मुझे अपने साबिक़ा अंदाजे में तब्दीली करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। शहरों में जगह जगह पाई जाने वाली आम सी मशीन को पागल अफरादी बहुत ख़ास चीज़ कह सकते थे। प्रधान सिंह उसे 200 रुपये माहाना पर हार्डवेयर स्टोर से लेकर आया था। अलबत्ता ईमान की एक बात ज़रूर है, हमारी पिछली भद्दी और बदनुमा मशीन के मुकाबले में नई मशीन खूबसूरत और खुशनुमा थी। तकरीबन कदादम तक ऊंची, चिकनी ऐसी कि नज़रें तक फिसलें। ऊपर के हिस्से में साफ सुथरा चमकदार शीशा लगा था, जिससे वज़न बताने की सुइयाँ नज़र आती थी। सिक्का डालने और वज़न का कार्ड डालने के लिए 2 खाने बने थे और शीशे के ऊपर चौड़े फ्रेम पर जली हरूफ में तहरीर था, वज़न और मुस्तकबिल मालूम कीजिए। आप तो जानते ही होंगे ऐसी मशीनें किस किस्म का मुस्तकबिल बताती हैं। मशीन पर इस ख्याल से खड़े हो जाएं कि पड़ोस की चुन्नी बेगम से आपकी शादी होगी या नहीं, फिर सिक्का डालें और घरर घरर की आवाज़ सुने। चंद लम्हा बाद ट्रेन के टिकट के बराबर कार्ड निकलेगा जो आपको बताएगा वज़न 140 पाउंड, उसके नीचे खुशखबरी दर्ज होगी। बदनसीबी के दिन दूर हुए। तिजारत करोगे तो फ़ायदा होगा, नौकरी करोगे तो तरक्की होगी। देखा जनाब, आपका सवाल था चुन्नी बेगम, जवाब मिला चुन्ना मियाँ। मारा घुटना, फूटी आंख। प्रधान सिंह की लाई हुई मशीन भी बस ऐसा ही मुस्तकबिल बताने वाली मशीन थी। श्रीमान, प्रधान सिंह ने मुझसे पूछा, तुम्हें पसंद आई ये मशीन? मेरे बजाय बरकत ने जवाब दिया, बकवास है बिल्कुल। होटल में रोज़ाना हज़ारों लाखों का उलटफेर होता है, उसके मुकाबले में 5 रुपये की आमदनी की हैसियत ही क्या रखती है। 10-20 रुपये रोज़ाना से ज़्यादा ये मशीन कभी नहीं दे सकेगी। माहाना किराए तक वसूल नहीं होगा। इसे लाने से तो अच्छा था कि तुम आलू छोले या अंडा मुर्गी बेचने का कारोबार कर लेते। मैंने मौजू बदलते हुए पूछा, यह काम मंजूर से पूछकर किया है? नहीं, लेकिन उसे बहुत जल्दी मालूम हो जाएगा और उस वक्त उसका गुस्सा भी काबिल दीद होगा। अरे नहीं श्रीमान, उसने कहा, मंजूर कभी नाराज़ नहीं होगा, वो बहुत खुश होगा और फ़ौरन रूपा को बुलवा देगा, तुम देख लेना। मैंने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, हम सब देख लेंगे। मशीन पर नज़र पड़ते ही वो एकदम आपे से बाहर हो जाएगा, इतने ज़ोर से चीखेगा कि कराची और लाहौर तक उसकी आवाज़ पहुंचेगी। तुमने उससे बहुत ही ख़ास चीज़ लाने का वादा किया था और जो कुछ तुम लेकर आए हो बहुत आम सी चीज़ है। ये आम चीज़ नहीं है श्रीमान, बिल्कुल ख़ास चीज़ है। ये किस्मत का हाल भी बताएगी। इससे अच्छा किस्मत का हाल मैं बता सकता हूँ, मैंने कहा। तुम्हारे मुल्क में इसे ख़ास चीज़ समझा जाता होगा। नहीं, उधर भी ये ख़ास नहीं। 2 दिन इंतज़ार करो, मैं इसे ठीक से फिट कर दूँ। दुनिया दौड़ पड़ेगी 5 रुपये डालने के लिए। लोग हज़ार रिश्वत देंगे। इसका कमाल देखकर सभी हैरत किया करेंगे। मैं फिर भी हैरत नहीं करूँगा। प्रधान सिंह ने इस तरह फलक शिगाफ कहकहा लगाया जैसे मुझे बेवकूफ़ समझ रहा हो। फिर उसी तरह हंसता हुआ तहखाने की सिमत अपने कमरे में जाने के लिए बढ़ गया। मैं और बरकत होटल में आने वालों को चाय पानी पिलाने में मसरूफ़ हो गए। तकरीबन 15-20 मिनट बाद प्रधान सिंह नीचे बरामद हुआ। उसके चेहरे पर बला की संजीदगी थी। मशीन के करीब जाकर उसने दीवार पर एक लंबी सी डोरी लटकाई और दूसरा सिरा दूसरी दीवार तक ले गया।
बरकत ने बढ़कर पूछा। आप क्या कर रहे हो? सवाल जवाब और ताक झांक की ज़रूरत नहीं श्रीमान जी, उसने कहा। मैं मशीन फिट कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि कोई शख्स मुझे मशीन फिट करते हुए ना देख पाए। डोरी पर पर्दा लटकाओगे? हाँ, पर्दा लटकाना बहुत ज़रूरी है। पगला ही गए हो बिल्कुल, बरकत ने कहा। अच्छी भली दीवारों पर पर्दा लटकाकर छोटे से होटल को मज़ीद छोटा बनाए दे रहे हो। एक मिनट ठहरो, मैं अभी मंजूर को बुला कर लाता हूँ। मैंने लपक कर बरकत का हाथ पकड़ लिया और सरगोशी करते हुए समझाया। गुस्सा ठीक नहीं है प्यारे, ठिंगना जो कर रहा है करने दो। मंजूर को बुलाने से कोई फ़ायदा नहीं। सारा दर्द सर उसी बदमाश के लिए किया जा रहा है। तुम तो ठिंगने को पत्ते और पांसे बनाते देख चुके हो सकता है कि मशीन को भी किसी ऐसे मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। फिर मैंने ज़रा ज़ोर से कहा, प्रधान सिंह यारों का यार है, मगर पर्दे राज की बात है। प्रधान सिंह ने आंखें निकाली। राज की बात पर्दे के बगैर नहीं हो सकती। 2 दिन में मेरा काम ख़त्म हो जाएगा और तीसरे दिन तुम अनहोनी को होनी और नामुमकिन को मुमकिन बनते देखोगे। अगर हम दोनों तीसरे दिन से 2 दिन पहले ही अनहोनी चीज़ें देखना शुरू कर दें। सबसे पहले बरकत ने दोपहर को दबे पांव जाकर पर्दे के पीछे झांका, इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और अंदर झांकने को कहा। अंदर मशीन के सामने ना जाने कौन कौन सी अलाबला सुलग रही थी। प्रधान सिंह आंखें बंद किए मशीन के सामने हाथ जोड़े 2 जानों बैठा था और बिल्कुल बरहाना था। यह अहमक क्या कर रहा है? बरकत ने मध्यम आवाज़ में पूछा। मैंने कहा, ज़माना तेज़ी से तरक्की कर गया है। मुमकिन है देवी देवताओं को बेअसर पाकर कुछ लोगों ने मशीनों की परस्ती शुरू कर दी हो। मशीनों की क़ुव्वत और ताकत से बहरहाल इनकार नहीं किया जा सकता। उसी रात मैंने प्रधान सिंह को होटल के सबसे ऊपर वाले हिस्से की तरफ रस्सी उछालते देखा। फिर वो रस्सी की मदद से चढ़ता चला गया। मैंने जीने की सीढ़ियों पर चढ़कर ऐसी जगह मुंतखब की जहाँ से प्रधान सिंह को बआसानी देखा जा सकता था। ऊपर खुले हुए हिस्से में पहुंचकर आसमान तले उसने चंद चीज़ें सुलगाईं। फर्श पर दायरा बनाया और दायरे में जाकर ऊपर मुंह करके अजीब सी जबान में, जिससे मेरे कान पहली बार आशना हुए थे, न जाने कब बुड़बुड़ाने लगा। उसके लहजे से यूं लग रहा था जैसे वो रूठे महबूब को मनाने की कोशिश कर रहा हो। अचानक वो नीचे की सिमत इशारा करता बड़ी फुर्ती से लटकाई हुई रस्सी को पकड़कर फिसलता हुआ उतर गया। मैं जीने पर भागकर दूसरी तरफ गया। प्रधान सिंह मशीन के सामने हाथ जोड़े खड़ा था, जैसे किसी नजर न आने वाली शख्सियत से कह रहा हो कि यही है वो चीज़। अचानक ही वो ज़मीबोस हुआ और फौरन ही उठ खड़ा होकर दोबारा रस्सी की मदद से छत पर चढ़ गया। छत पर पहुंचकर वो दायरे में आ गया और दोनों हाथों से अपना सर पीटने लगा। मैं उस वक्त तक उसकी जुनूनियों जैसी हरकतों सकनात का जायजा लेता रहा जब तक कपड़े बदलकर वो नीचे नहीं आ गया। मशीन को सलाम करके प्रधान सिंह अपने तहखाने वाले कमरे की तरफ चला गया। अलल सुबह जब मैंने बरकत से इसका जिक्र किया तो उसे मेरी बात का यकीन नहीं आया। वो कहने लगा, तुमने ख्वाब देखा होगा। मशीनों को छतों पर चढ़कर हाथ जोड़कर और सर पीटकर फिट नहीं किया जा सकता। मैंने ख्वाब नहीं देखा था यार, लेकिन जो कुछ देखा था उसका एतबार करने को मेरा भी दिल नहीं चाह रहा था। मुमकिन था कि जो अब बेटी की जुदाई के गम में प्रधान सिंह दर हकीकत होशो हवास से बेगाना हो गया हो, क्योंकि जिस किस्म की वो हरकत कर रहा था उनकी किसी आकिलो बालिग इंसान से तवक्को नहीं की जा सकती। अगली रात उसने फिर वही हरकत की। इस मरतबा उसने छत पर चढ़ने के लिए रस्सी का सहारा भी नहीं लिया। वो दीवार पर चारों हाथ पैरों की मदद से यूं चढ़ गया जैसे कोई छिपकली दौड़ रही हो या मछली पानी में तैर रही हो। कुछ देर बाद वो नीचे आकर कदम मशीन से चिमट कर खड़ा हो गया, गोया वो मशीन ना हो, बिछड़ी हुई बरसों की महबूबा हो। तकरीबन 1 घंटे तक मैं उसे मशीन से चिमटा और राजो नियाज की बातें करता हुआ देखता रहा। जब मुझे जमाइयाँ और नींद की झपकियाँ आने लगी तो प्रधान सिंह और मशीन को उसी हालत में छोड़कर किचन में सोने चला गया। सुबह हुई तो पर्दे हटाए जा चुके थे। मशीन चमक रही थी। प्रधान सिंह मशीन फिट करने वाले सामान का थैला लटकाए थके थके कदमों से अपने कमरे की सिमत जा रहा था। मैंने बेखबर सोए हुए बरकत को झंझोड़ कर उठाया और हम दोनों मशीन को देखने दौड़ पड़े। मशीन में 2 मामूली तब्दीलियां हुई थी, इतनी मामूली कि आपकी नज़र उनका अंदाज़ा नहीं कर सकती थी। पहली तब्दीली तो ये थी कि मशीन का सफ़ेद शीशा, जिससे सुइयां नज़र आती थी, बिल्कुल सियाह कर दिया गया था और अजीब व गरीब किस्म का एक आईना मालूम हो रहा था, जैसे वो लोगों को घूर रहा हो। दूसरी तब्दीली शीशे के ऊपर लगे हुए अल्फाज को खुरच कर की गई थी और अब वहाँ सिर्फ इतना लिखा था, मुस्तकबिल मालूम कीजिए। ये क्या मजाक हो रहा है? बरकत ने आंखें मलते हुए पूछा। मैंने अपनी जेबों को टटोला, ढूंढ ढांड कर सिक्का निकाला और मशीन पर चढ़ने के इरादे से बढ़ा। यकीन कीजिए, मशीन पर चढ़ते ही मुझे झुरझुरी सी आ गई। ऐसा लगा जैसे मैंने बर्फ जैसी ठंडी लाश पर कदम रख दिए हों और अचानक ही उस लाश में जिंदगी के आसार पैदा होने लगे हों। कुछ देर के लिए खौफ और हैरत के बायस मैं भूल गया
कि मुझे मशीन में सिक्का डालना है। सिक्का मेरे हाथ में था। चंद लम्हों बाद जब दिल की धड़कनों में कदरे कमी आई तो मैंने सिक्के वाला हाथ बुलंद किया ताकि सिक्के को मशीन में डालूं। ठीक उसी वक्त मंजूर के कदमों और गालियों की आवाज़ सुनाई दी। वो तेज तेज कदम उठाता और प्रधान सिंह की माँ बहन की शान में गुस्ताखियाँ करता हुआ इधर ही आ रहा था। उसके पीछे हाँफता कांपता प्रधान सिंह था और प्रधान सिंह के पीछे मुंबई का एक गुंडा जिसका नाम तो खुदा जाने क्या था, लेकिन आमतौर पर उसे काला नाग कहा जाता था। काला नाग मंजूर का सबसे करीबी साथी था और महीने में कम से कम 2 बार उससे मिलने होटल आया करता था। ये मंजूर मशीन के पास आकर खड़ा हुआ। मैं कूद कर मशीन से उतर गया। मैंने फुर्ती ना दिखाई होती तो मेरी गर्दन मंजूर के हाथ में होती। जी, प्रधान सिंह ने जवाब दिया। मंजूर ने गाली बकी। मशीन का आगे पीछे से जायजा लिया और फिर दूसरी गाली बकी और बोला, निकालो यहाँ से इस बेहुदा मशीन को। अच्छे भले होटल को तुमने कबाड़ खाना बना दिया है। मेरी बात तो सुनो महाराज। सुनिए तो, प्रधान सिंह गिड़गिड़ाया। मैंने तुमसे वादा किया था सो अपना वादा पूरा किया है। इसे वादा पूरा करना कहते हैं? मंजूर शेर की तरह धाड़ा। मुझे वजन बताने वाली मशीन की ज़रूरत नहीं है। धीरज महाराज, धीरज। ये मशीन भूतिया की, मेरा मतलब है कि मुस्तकबिल की बातें बताती है। मुस्तकबिल की बातें? अब एक गधे की औलाद, तुम ये समझते हो कि मुस्तकबिल की झूठी बातें बताकर मुझे खुश और मुतमईन कर सकोगे? ये झूठी बातें नहीं है महाराज, ये बड़ी अजीब मशीन है। मुस्तकबिल के बारे में जो कुछ बताती है वो बिल्कुल दुरुस्त होता है, बिल्कुल सच होता है। ये दूसरा झूठ है जो तुम बोल रहे हो। महाराज, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। प्रधान ने घिघियाई हुई आवाज़ में हंसकर जवाब दिया। मशीन पर खड़े हो जाओ और सिक्का डालो। किस्मत का कागज़ बाहर आ जाएगा और उस पर जो कुछ लिखा होगा वैसा ही होगा, बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं पागल नहीं हूँ। अचानक काले नाग ने ज़ोर ज़ोर से कहकहे लगाने शुरू कर दिए। उसकी हंसी में मंजूर भी शामिल हो गया। मंजूर को देखकर मैं और बरकत भी हंसने लगे। प्रधान सिंह खामोश खड़ा, उंगलियां चटखाता और बुरे बुरे मुंह बनाता रहा। हटाओ इस हरामजादी को। मंजूर हंसते हुए भी हुक्म देना नहीं भूला। काले नाग ने प्रधान सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा, यार तुम भी कैसे कैसे जानवर पाल लेते हो। मुसीबत तो यही है कि मैं रहमदिल वाक़ हुआ हूँ। जिसे मौका मिलता है मेरी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाने लगता है, वो बोला। फिर मुझसे मुखातिब होकर कहा, तुमने सुना नहीं हरामखोर, मैं कह रहा हूँ इस मशीन को उठाकर बाहर फेंक दो। ठहरो, प्रधान सिंह ने चीख कर कहा, मैंने इस मशीन पर मेहनत की है, इसे आजमाए बगैर ज़ाया नहीं किया जा सकता। काले नाग ने बढ़कर प्रधान सिंह का हाथ पकड़ लिया। बेवकूफ़ इंसान, आखिर तुम मंजूर जैसे मेहरबान और मसरूफ़ आदमी को क्यों परेशान कर रहे हो? तुम चाहते क्या हो? मंजूर घुराया। हाँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि तुम्हारी मशीन को आजमाने बैठूं और ये देखूं कि मुस्तकबिल के बारे में साइंस क्या बताती है। ये साइंस नहीं महाराज, प्रधान सिंह ने बात काटी। साइंस नहीं तो फिर क्या है? देखो महाराज, मैं रूपा को यहाँ बुलाने के लिए ख़तरनाक से ख़तरनाक काम कर सकता हूँ, तब मैंने ये काम किया है। इसे साइंस मत कहो, ये मेरा वादा है, ये वो मुआहदा है जो मैंने तुमसे किया है। क्या आप बक रहे हो? मैं बक नहीं रहा हूँ, धीरज से काम लो। मैंने रूपा की खातिर ये मशीन बनाई है, मैंने अपना खून पिलाया है। ये साइंस नहीं, जादू है। जादू का बच्चा, मंजूर दोबारा चीखा। बेशक जादू है, काला जादू, प्रधान सिंह बोला। तुम इसे आजमाते क्यों नहीं? सिक्का डालो और मशीन तुम्हें बता देगी। ये मशीन हर शख्स के मुस्तकबिल के बारे में जानती है। इसके ज़रिए तुम लाखों करोड़ों कमा सकते हो। मैं तुमसे एक पैसा भी नहीं लूँगा, मुझे सिर्फ रूपा चाहिए। हाँ, तुझे रूपा ज़रूर मिलेगी, मंजूर बोला। अगर ये मशीन इतनी सच्ची है तो ये तुझे रूपा के मुतालिक क्यों नहीं बताती? इसी से फिर ये बता सकेगी तेरी रूपा आ रही है या नहीं। मंजूर उसका मजाक उड़ा रहा था, मगर प्रधान सिंह ने उसे कोई अहमियत नहीं दी। वो सर झुकाकर बोला, नहीं महाराज, मैं लाख रुपए के बदले भी इस मशीन से कुछ नहीं पूछूंगा। मुझे इससे डर लगता है। डर लगता है? ये क्यों नहीं कहता कि तुझे इस पर यकीन नहीं है? मुझे इस पर यकीन है, पूरा पूरा यकीन है। तो फिर डरता क्यों है? मंजूर ने पूछा। बेकार बातों में वक्त ज़ाया करने से क्या फ़ायदा? काले नाग ने भवें सुकेड़कर हिकारत भरे लहजे में कहा, मैं देखता हूँ ये मशीन मेरे मुस्तकबिल के बारे में क्या बताती है। मेरे हाथ में सिक्का चमक रहा था। काले नाग ने बढ़कर वो सिक्का मुझसे ले लिया, मशीन पर चढ़ा, सिक्का डाला और कार्ड निकलने का इंतज़ार करने लगा। मशीन से गड़गड़ाहट की आवाज़ आई, लेकिन लम्हों तक कार्ड बाहर नहीं आया। क्यों बेटा? काले नाग ने वहीं खड़े खड़े पूछा। तुम्हारी अम्मा जान मेरा मुस्तकबिल क्यों नहीं बताती? ठीक उसी वक्त क्लिक की आवाज़ हुई और मशीन से कार्ड निकल आया। काला नाग कार्ड पढ़कर हंसा और मशीन से उतरकर मंजूर के हाथ में वो कार्ड दे दिया। मैंने और बरकत ने एक साथ मंजूर के कंधे के पीछे से उछक कर वो कार्ड लिखा हुआ पढ़ा।
जब काली बिल्ली तेरा रास्ता काटेगी वो तेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा होगा। फजूल तो हम परस्ती, काला नाग बोला। बस बस बहुत हो चुका, मंजूर ने कहा। हमें इस किस्म की पेशन गोइयों से धोखा नहीं दिया जा सकता। दोपहर से पहले पहले ये मशीन यहाँ से हट जानी चाहिए। अगर नहीं हटी तो मैं मशीन के साथ साथ तुम्हें भी यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। मैंने प्रधान सिंह की तरफ देखा। उसका जिस्म कांप रहा था और मैं ये समझने से कासिर था कि उसकी ये हालत गम के बाइस हुई है या गुस्से के बाइस। ठीक है महाराज, तुम मुझे अच्छा नहीं समझते, ना समझो। सच बोलने वाली मशीन को झूठा समझ रहे हो तो समझते रहो, मगर श्रीमान, उसने घूमकर काले नाग को मुखातिब किया, तुम्हारे लिए अब मेरा यही मशवरा है कि काली बिल्ली से दूर ही रहना। काली बिल्ली नजर आएगी तो आगे जाने की बजाय रुक जाना, बल्कि लौट आना। मेरी बात नहीं मानोगे तो नुकसान उठाओगे और उस नुकसान की कभी तलाफी नहीं हो सकेगी। और मेरा भी एक मशवरा है, काले नाग ने हंसते हुए कहा, तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ। मजीद कुछ दिनों यही हालत रही तो तुम्हारा मर्ज नाकाबिल इलाज हो जाएगा। प्रधान सिंह ने इस तरह इस बात में सर हिलाया जैसे उसने काले नाग का मशवरा कबूल कर लिया हो। ये तो कुछ देर बाद एहसास हुआ कि वो तंजिया अंदाज में सर हिला रहे थे। अच्छा यार, अब मुझे इजाज़त दो, काले नाग ने मंजूर को मुखातिब किया। मुझे दोपहर से पहले मुंबई पहुंचना ज़रूरी है। एक हसीन लड़की मेरी मुंतज़िर होगी। तुम हमेशा हवा के घोड़े पर सवार होकर आते हो, मंजूर ने शिकायत की, और हमेशा कोई ना कोई हसीन लड़की तुम्हारी मुंतज़िर रहती है। अब की बार आऊँगा तो कम अज़ कम पूरा दिन ज़रूर तुम्हारे साथ गुजारूंगा, उसने कहा और मंजूर से हाथ मिलाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। मंजूर ने हाथ लहराकर उसे अलविदा कहा और हम सब वहीं खड़े उसे जाता देखते रहे। वो बाहर चला गया, फिर अपनी कार पर सवार हुआ और हाथ हिलाया। उसके बाद वो मुस्कुराए और कार स्टार्ट कर दी। न जाने मंजूर समेत हम सबको शुबा हो गया था कि काला नाग जीती जागती सूरत दोबारा कभी देखना नसीब नहीं होगी। हमारी नज़रें कार पर लगी थी और कार दरमियानी रफ्तार से दौड़ती चली जा रही थी। कार में काला नाग जो अपनी किसी नई महबूबा से मिलने मुंबई जा रहा था। फिर अचानक वही हुआ जिसका हमें शौरी तौर पर बेचैनी से इंतजार था। सड़क के मोड़ से पहले किसी नामालूम सिमत से एक काली बिल्ली भागती हुई निकली और कार के सामने से सड़क पार कर गई। काले नाग ने उसे कुचलने से बचाने के लिए कार को मोड़ा, मगर कार पर काबू न रख सका। दौड़ती हुई कार सड़क के किनारे लगे हुए दरख्त के तने से जा टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ और एक भयानक चीख सुनाई दी और कार के शोले हवा में बुलंद होने लगे। हम सब कार की तरफ दौड़े और ये जानते हुए दौड़े कि काले नाग की कोई मदद नहीं कर सकेंगे। कार से शोले उठ रहे थे। काला नाग जल भुनकर कोयला हो चुका था और उसका रास्ता काटने वाली काली बिल्ली का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। अनहोनी होनी का रूप इख्तियार कर गई थी। इस हादसे के बाद मंजूर पर सख्ता तारी हो गया। चुप सी लग गई। उसने दोबारा कभी मशीन को वहां से निकालने की बात नहीं की। मशीन पर चादर डाल दी गई और चादर पर एक गत्ते का बड़ा टुकड़ा पिन कर दिया गया। गत्ते के टुकड़े पर बरकत के हाथ की बदखत तहरीर थी। मशीन खराब हो गई है। सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि चौथे रोज ही रूपा भारत से आ गई। मंजूर का दोस्त भोपत उसे गैर कानूनी तौर पर सरहद पार ले आया था और रूपा की अहमियत के पेश नज़र खुद ही उसे होटल में लेकर पहुंचा था। मैंने भोपत को एक मिनट के लिए भी नहीं देखा। मेरी नज़र रूपा पर जमी हुई थी। सिया तवील बालों, फूल जैसी सफ़ेद रंगत और लाल अंगारा होंठों वाली रूपा हुस्नो शबाब का एक ऐसा मुकम्मल तरीन नमूना थी जो शायरों के तस्वुरात में ही पाया जा सकता है। वो अपने बाप के सीने से चिमट गई थी और उसके खुरदरे चेहरे को चूम रही थी। बेइंतहा मुसर्रत के बाइस उसकी आंखों से आंसू जारी थे। कुछ देर बाद जब बाप बेटी किसी कदर होश में आए तो प्रधान सिंह ने हम लोगों को उससे मुतारिफ कराया। मुझसे तारुफ होते वक्त अगरचे रूपा ने एक उचटती हुई नज़र के सिवा मुझ पर कोई तवज्जो नहीं दी, फिर भी मैंने अपने आप को दुनिया का बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझा। उसे मुस्कुराते, हंसते, बोलते और खामोश देखकर दिल के अंदर एक अनोखी सी सनसनीखेज खुशी फूटती महसूस हो रही थी। मैं समझता हूँ कि बरकत बेरे का हाल भी मुझसे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था। मेरी तरह उसकी बाँछें भी खिली हुई थी, मगर मंजूर की हालत वाज़ेह तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ थी। नज़र तो उसकी भी रूपा के सरापे पर गड़ी थी और दांत उसके भी बाहर आए जा रहे थे। शायद अंदर ही अंदर वो कुछ और भी सोच रहा था। मैं उसका मिजाज शनास था। मैं अच्छी तरह जानता था कि उसके दिल में किस तरह का ख्याल आया हुआ है। उसकी आंखों की चमक किसी गोश्तखोर वहशी दरिंदे जैसी थी जो शिकार को सामने देखकर उसे दबोच लेना और चीर फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हो। मुझे खुशी है कि मेरी दिन रात की कोशिशें बराबर हुई और बिछड़े बाप बेटी एक दूसरे को मिल गए। मंजूर बंदर की तरह खुखिया कर बोला, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल सकूंगी। रूपा ने जवाब दिया। वो बड़ी साफ सुथरी, शगुफ्ता और बेऐब उर्दू बोल रही थी। मैं और मेरे अब्बू हमेशा आपकी इनायत के एहसानमंद रहेंगे। आपने हम पर जो करम किया है शायद उसका बदला हम कभी चुका ना सकें। इस सिलसिले में फिर गुफ्तगू होगी, मंजूर ने होठों पर जबान फेरते हुए कहा।
वो तेजी से हाथों की मुट्ठियां कभी भींच रहा था और कभी खोल रहा था। साफ जाहिर था कि अपने आप को बेकाबू होने से बचाने के लिए उसे बड़ी मेहनत करना पड़ रही थी। इस वक्त तुम थकी हुई हो, अंदर जाकर आराम करो, बातों के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। प्रधान सिंह बेटी को लेकर तहखाने के कमरे में चला गया। बरकत ने फौरन ही एक ट्रे में खाने पीने का सामान भरा और प्रधान सिंह के कमरे में ले गया। मंजूर ने अपने कमरे का रुख किया। भोपत ने एक मेज पर बैठकर आवाज लगाई, नाश्ता लाओ। मैंने बढ़कर पूछा, क्या खाएंगे? वो बोला, होटल में मौजूद हर वो चीज़ जो खाई जाती है और वो हर चीज़ जो पी जाती हो, मेरे लिए ले आओ। बाद में जब भोपत होटल का तकरीबन एक चौथाई माल पेट में उतार कर डकारे लेता हुआ मंजूर के ऑफिस में गया तो आदत से मजबूर होकर मैं भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गया और आड़ में खड़ा होकर उनकी गुफ्तगू सुनने लगा। लड़की को यहाँ लाने का मुआवजा कब दे रहे हो? भोपत ने मंजूर से कहा। मंजूर बोला, लड़की और उसका बाप दोनों बहुत गरीब हैं। तुमने सवाब का काम किया है। मैं तुम्हें अपने पास से 500 रुपये दे देता हूँ। 5,000 रुपये से एक पैसा भी कम नहीं लूंगा। भोपत ने बिगड़कर कहा, घोड़ा घास से यारी करेगा तो भूखों मरेगा। मैं कहता हूँ सीधे सुबह 5,000 रुपये मेरे हवाले कर दो, वरना मैं लड़की को वापस ले जाऊंगा। आजकल मेरा कारोबार घाटे में जा रहा है। मंजूर ने झूठ बोला, आइंदा कोई शख्स गैर कानूनी तौर पर सरहद से आना या जाना चाहेगा तो मैं तुम्हारी अगली पिछली सारी रकम अदा कर दूंगा। मैं नकद का सौदा करता हूँ मंजूर भाई। तुम्हारा कारोबार घाटे में जा रहा हो फायदे में, मुझे कोई गर्ज नहीं। 5,000 रुपये दो या लड़की को वापस कर दो, कोई तीसरी बात नहीं होगी। उस दौर के हिसाब से 5,000 रुपये की रकम इतनी बड़ी थी जो मंजूर किसी भी तरह भी खर्च नहीं कर सकता था। मुझे तो उसी वक्त हैरत हुई थी जब उसने 500 की पेशकश की थी। वो 2 पैसे उस वक्त खर्च करता था जब उसे 4 पैसे मिलने की उम्मीद होती थी। भोपत उससे मैं पैर पटक कर खड़ा हो गया। मैं जा रहा हूँ मंजूर भाई। ठहरो। मंजूर की आवाज़ सुनते ही मेरे खून की गर्दिश तेज हो गई। मैंने एक कदम बढ़कर ऑफिस में लटका हुआ पर्दा थोड़ा सा हटाया और एक आंख से अंदर झांका। मंजूर मेज की तरह से नोटों की गड्डियां निकालकर भोपत के सामने मेज पर फेंक रहा था। 3,000, 4,000 और ये 5,000। कोई दूसरा शख्स मुझसे मंजूर की दरिया दिली का जिक्र करता तो मुझे हरगिज यकीन नहीं आता, मगर अपने कानों सुनी और आंखों देखी बात को किस तरह झुटलाता। मंजूर ने हातम ताई की कबर पर लात मार दी थी और 5,000 रुपये भोपत के हवाले कर दिए थे। उसकी सखावत और दरिया दिली काबिल तारीफ थी। मैं जानता था कि वो अपनी सखावत और दरिया दिली की कीमत वसूल किए बगैर बाज नहीं आएगा, और मुझे यह भी मालूम था कि वो कीमत क्या है। वो कीमत थी रूपा। 5,000 रुपये रूपा से कमतर दर्जे की किसी हस्ती के लिए खर्च नहीं किए जा सकते थे। मुझे उस भेड़िए के पंजों में जल्द या बदेर जाने वाली रूपा पर इतना तरस आया कि वहाँ ठहरना मेरे लिए दूभर हो गया। अपनी खुश्क आंखों में आंसू लाने की कोशिश करता हुआ मैं वहाँ से पलट आया और किचन में जाकर गर्म चाय की मदद से गम गलत करने लगा। कुछ देर बाद मंजूर भोपत के हाथ में हाथ डाले हंसता हुआ ऊपर होटल में आया। मैं कंधे पर रुमाल डालकर फौरन खड़ा हो गया। भोपत शायद होटल का मुआयना कर रहा था। मंजूर उसके पीछे मातहतों की तरह चलता हुआ हर चीज़ की वजाहत कर रहा था। अचानक भोपत की निगाह वजन की मशीन पर पड़ी। वो चलते चलते रुक गया। अरे मंजूर भाई, ये क्या है? उसने मशीन की तरफ इशारा करते हुए पूछा। बदहवासी में मेरे कंधे का रुमाल नीचे गिर गया। मैं इंतजार करने लगा कि देखो मंजूर क्या कहता है। काले नाग के हादसे के बाद से मशीन पर कपड़ा पड़ा था और कपड़े पर मशीन खराब हो गई है का गत्ता लगा हुआ था। इस एहतियात के बावजूद मंजूर ने अपने सभी मुलाजमीन को हिदायत कर दी थी कि कोई शख्स मशीन पर चढ़कर अपना मुस्तकबिल मालूम न कर पाए। हमें आपस में मशीन के बारे में गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं थी। मैं और बरकत कभी कभी सरगोशियों में हैरत किया करते थे कि मंजूर मशीन के साथ क्या सलूक करेगा। आया वो उसे होटल से निकलवा फेंकेगा या फिर ख़ास मौक़ों पर ज़ाती इस्तेमाल में लाएगा। मंजूर भोपत को शायद अपना भाईबंदी समझता था। पेशे के एतबार से वो दोनों दर हकीकत एक ही ख़ानदान के फ़र्द थे। चुनाचे मंजूर ने यह ख्याल किए बगैर कि हम लोग भी उसकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, भोपत को मशीन के बारे में सब कुछ बता दिया। भगवान कसम, कैसी हिमाकत की बात कर रहे हो मंजूर भाई, भोपत ने कहा। यह किस तरह मुमकिन है कि एक बेवकूफ़ सी मशीन महज 5 रुपये में मुस्तकबिल की बात बता दे? मंजूर बोला, काले नाग की मिसाल हमारे सामने है। वो इत्तिफाक था। काला नाग इसलिए नहीं मरा कि मशीन ने उसे काली बिल्ली के बारे में पहले से बता दिया था। उसकी मौत का सबब कार की खराबी या उसकी अपनी बेपरवाही रही होगी। मैं उसे जानता हूँ, वो सदा का बेपरवाह था। बहाना काली बिल्ली का बन गया। शायद तुम्हारा ख्याल दुरुस्त हो, मंजूर ने कहा। फिर भी अगर तुम मुझे 1 लाख रुपए तक देने का वादा करो तो मैं इस बेहुदा मशीन पर नहीं चढ़ सकता। बड़े डरपोक और वहमी शख्स हो मंजूर भाई। मैं डरपोक और वहमी नहीं हूँ। काले नाग का अशर अपनी आंखों से ना देख चुका होता
तो दिन में कम से कम 4 बार मुस्तकबिल की बातें मालूम किया करता। डरपोक और वहमी लोगों की यही पहचान है। भोपत हंसा। मुझे देखो, दुनिया की कोई मशीन चाहे उससे कितनी ही खूनी दास्तानें क्यों ना वाबस्ता हों, मुझे खौफजदा नहीं कर सकती। वो मशीन की तरफ बढ़ा और उस पर पड़ी हुई चादर उतार फेंकी। मंजूर चिल्लाया, नहीं भोपत नहीं। मगर भोपत वाकई बहादुर आदमी था। वो कब किसी की सुनता था। उसने मशीन पर पैर रखा और खूब अकड़कर खड़ा हुआ और जेब से सिक्का निकालकर मशीन में डाल दिया। मशीन में पहले की तरह गड़गड़ाहट हुई। पहले की तरह कार्ड डालने में कुछ देर लगी। फिर जब क्लिक की आवाज़ के साथ कार्ड निकला तो भोपत ने उसे पढ़कर कहकहा लगाया। मेरी नज़र में काला नाग घूम गया। वो भी कार्ड देखकर हंस पड़ा था। मैं सर से पांव तक लरजने लगा। कहीं काली बिल्ली उसके लिए भी परवाना अजल ना बन जाए। मगर भोपत और काले नाग की हंसी में थोड़ा सा फर्क था। इसका अंदाज़ा मुझे भोपत का कार्ड पढ़कर हुआ। काला नाग हंस तो रहा था लेकिन मसनूई हंसी। उसके चेहरे पर घबराहट थी। भोपत का कहकहा जानदार था। उसके होठों, आंखों और जिस्म के दूसरे हिस्सों से हंसी फूटी जा रही थी। भोपत ने मंजूर को कार्ड थमाया तो मैंने पंजों के बल उचककर उसे देखा। कार्ड पर तहरीर था, आज की रात तेरी जीत की रात है। तू जो बाजी लगाएगा जीत की बाजी होगी। बड़े चालाक हो साले मंजूर भाई, भोपत ने हंसते हुए कहा। मशीन के जरिए जीतने का फरेब देकर चाहते हो कि मैं तुम्हारे जुए खाने में बाजी लगाऊं और तुमसे लिए हुए रुपए यहीं हार जाऊं। मंजूर ने पहले घूरकर भोपत की तरफ देखा, फिर मशीन की तरफ। मेरी तरह उसे भी तवक्को नहीं थी कि मशीन भोपत की मौत का परवाना सुनाएगी। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। भोपत मुसलसल हंस रहा था। तुम्हारे ताश कितनी ही चालबाजी से क्यों ना लगाए गए हों और तुम्हारे पास से कितनी ही महारत से क्यों ना पलट दिए गए हों, मगर मंजूर भाई मेरा नाम भोपत है, भोपत। और मुझे फरेब देना आसान नहीं। मैं 2-4 बाजियां ज़रूर खेलूंगा और साबित करूंगा कि मेरी जेब से रकम नहीं निकाली जा सकती। भोपत ने जो कुछ कहा था सच कर दिखाया। इतना ज़रूर हुआ था कि 2 बार बाजियों की बजाय उसने कमोबेश 40-50 बाजियां खेली। प्रधान सिंह जब से होटल में आया था एक भी शख्स जीत कर नहीं गया था, मगर भोपत जीत रहा था और जीते ही जा रहा था। उसकी मेज पर छोटे बड़े नोटों का 1 फुट का ऊंचा मीनार बन चुका था। घबराया हुआ मंजूर थोड़ी देर बाद बने हुए ताशों की नई नई गड्डियां निकाल रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि मशीन सच्ची थी या भोपत ताश खेलने का माहिर था। सुबह तक बिला मुबालगा उसने हज़ारों रुपए जीत लिए और 25 की बिसात तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आई। अलल सुबह जब वो सरहद पार अपने वतन जाने के लिए तैयार हुआ तो मुझे और बरकत को भी 10-10 का एक नोट दिया। काबिले दीद हालत तो मंजूर की थी। यूं लग रहा था जैसे उसका एक जोड़ उखड़ गया हो। अच्छा यार मंजूर भाई, अब इजाज़त दो, भोपत ने ब्रीफ केस को झुलाते हुए कहा। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अब की मर्तबा आऊँगा तो 10 बाजियाँ 25 की भी खेल कर जाऊँगा। मंजूर ने मुसाफे के लिए अपना मुर्दा हाथ बढ़ाकर उसे अलविदा कहा। भोपत ने मुस्कुराकर हमारी तरफ देखा, मायने खिस अंदाज में आंख मारी और झूमता झामता होटल से निकल गया। अगले रोज से अगले दिन तक मंजूर का मूड दुरुस्त नहीं हुआ। झिल्लाहट के बाइस वो बौखलाए हुए कुत्ते की तरह हर एक को काटने को दौड़ रहा था। उससे बात करना शेर के मुंह में हाथ डालने से कम नहीं था। यही वो वक्त था जब लाइल्मी के बाइस प्रधान सिंह से जिंदगी की सबसे बड़ी गलती सरजद हुई। मंजूर अपने दफ्तर में नीम बेहोश सा बैठा था कि प्रधान सिंह रूपा के हमरा उसके पास पहुंचा। महाराज मंजूर, उसने मंजूर को मुखातिब किया। मंजूर ने नज़र उठाई और सामने रूपा और प्रधान सिंह को खड़े देखा। फिर आहिस्ता से बोला, क्या बात है? अगर भड़कीली रेशमी साड़ी में मलबूस रूपा वहाँ ना होती तो मंजूर प्रधान को कुत्ते की तरह भौंक कर जवाब देता। मैं आपसे इजाज़त लेना आया हूँ महाराज, प्रधान सिंह ने कहा। हमने आपको बहुत तकलीफ दी, अब चाहते हैं यहाँ से चले जाएं। जाना चाहते हो? कहाँ? दूसरे शहर में, कराची में। वहाँ रूपा को अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी और शाम के किसी कॉलेज में तालीम भी हासिल कर सकेगी। प्रधान सिंह, मंजूर ने 2 टोक अल्फाज में कहा, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर चुका हूँ। मैंने आपके लिए ताश बनाए, 5 मुस्तकबिल की बातें बताने वाली मशीन बनाई जो आपके लिए खुशकिस्मती। खुशकिस्मती? कैसी रूपा और कहाँ की रूपा? प्रधान सिंह ने उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया था। नामुमकिन था कि मंजूर की आवाज़ बुलंद ना हो। उसे तुम खुशकिस्मती मशीन कहते हो? उस नालायक मशीन को जिसने 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझसे मेरा बेहतरीन दोस्त छीन लिया और जुए में मुझे पूरे 70,000 का नुकसान पहुंचा। नहीं प्रधान सिंह, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें उस वक्त तक जाने की इजाज़त नहीं दूंगा जब तक मेरा नुकसान नहीं पूरा हो जाए। आपकी मर्जी महाराज, आप कहते हैं तो नहीं जाऊंगा, मगर रूपा को जाने की इजाज़त दे दें। कभी नहीं, मंजूर कर जा। मैं रूपा जैसी हसीनो जमील कम उम्र और ना तजर्बेकार लड़की को कराची जैसे खतरनाक शहर में तन्हा नहीं जाने दूंगा। ऐसा ना कहिए महाराज, मुझे ज़्यादा परेशानी रूपा की है। रूपा के लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मंजूर का लहजा नर्म हो गया। मैंने इसके बारे में कई बेहतरीन मंसूबे बनाए हैं।
कई तजावीज़ हैं मेरे पास। रूपा सारी ज़िंदगी ऐश करेगी। बहुत जल्द मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। बस अब तुम दोनों जाओ और मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। रूपा और प्रधान सिंह दफ्तर से बाहर आ गए। दीवार के आड़ से निकलकर मैं भी उनके साथ हो लिया। हकीकत यह थी कि मैं रूपा को नज़र से ओझल नहीं करना चाहता था। खबीस मंजूर की खबासत मुझ पर अच्छी तरह अयां हो चुकी थी। बापू, रूपा ने प्रधान सिंह को उस वक्त मुखातिब किया जब हम तीनों कमरे में पहुंच चुके थे। मंजूर किन चीज़ों का जिक्र कर रहा था? प्रधान सिंह ने घबराकर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, बता दो, बेटी से कुछ छुपाना ठीक नहीं। प्रधान सिंह ने मुख्तसर अल्फाज में ताश के पत्ते बनाने और पचीसी के हस्बे मंशा पांसे पलटने के मुतालिक उसे बताया। और वो मुस्तकबिल की बातें बताने वाली मशीन, उसके बारे में भी रूपा को बताओ। प्रधान सिंह मुझे घूरने लगा। रूपा ने पूछा, मुस्तकबिल बताने वाली मशीन वो कैसी होती है? प्रधान सिंह को उसके बारे में भी वजाहत करना पड़ी। जो कुछ उसने रूपा को बताया उसका बेशतर हिस्सा मेरी समझ में नहीं आया। उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी की मुतअद्दिद इस्तिलाहात इस्तेमाल की गई। न जाने कौन कौन सी उल्टी सीधी इस्तिलाहें थी। फिर उस सौदेबाजी का जिक्र आया जो साधना देवी से की गई थी, और गालिबन काले जादू का सबसे अहम हिस्सा यही सौदेबाजी थी। गालिबन का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है। वो सौदेबाजी काले जादू का यकीनन सबसे अहम जुज़्व थी, क्योंकि उसका जिक्र आते ही सुर्ख सफ़ेद रूपा हल्दी की तरह पीली पड़ गई। आंखें खुली की खुली रह गई और सांस धुकनी की तरह चलने लगा। वो कपकपाती हुई खड़ी हो गई और बाप का कंधा पकड़कर नहीफ आवाज़ में बोली, नहीं बापू, नहीं, तुम ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। ये तो एक शैतानी काम है जिसके मुआवजे में रूह गिरवी रखना पड़ती है। रूपा मेरी बच्ची, तुम्हें बुलाने के लिए मैं यही कर सकता था। तुम्हारी खातिर सब कुछ किया जा सकता है। तुम्हारे सामने बड़े से बड़ा मुआवजा भी मेरे लिए बेहैसियत है। तुमने शैतानी काम किया है। तुमने साधना देवी के पास अपनी रूह को गिरवी रख दिया है। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों ना गई। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता रूपा, मगर अब तो मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। इस जादू की ज़रूरत है, अब इसे टूट जाना चाहिए। अगर तुमने खुद नहीं तोड़ा तो मैं खुद सारा जादू तोड़ दूंगी। क्यों नहीं कर सकूंगी? वो चीखी। गुस्से ने उसके हुस्न को निखार दिया था। वो बदमाश खुद कह रहा था कि मशीन ने उसे नुकसान पहुंचाया है। उसे पता भी नहीं चलेगा और मैं मशीन को बदल दूंगी। उसको हटाकर आमसी मशीन लगा दूंगी ताकि जादू टूट जाए, ताकि तुम्हारा और साधना का मुआहदा ख़त्म हो जाए। रूपा, मैंने मुदाखलत करते हुए कहा, मशीन को छोड़ो। अपने बापू के साथ जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। मंजूर बड़ा ख़तरनाक आदमी है। मैं जानता हूँ तुम्हारे मुतालिक वो कितनी गंदी बातें सोच रहा है। हो सके तो तुम आज ही कराची चली जाओ। मैं भी 2-4 दिन में इस कमीने की नौकरी छोड़कर तुमसे आ मिलूंगा। मेरी बात मान लो रूपा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यही वजह है कि मैं तुम्हें यहाँ से चले जाने का मशवरा दे रहा हूँ। वो मुस्कुराई और उसने प्यार भरी आंखें मेरी आंखों में डाल दी। वो मेरे इतने करीब आकर खड़ी हुई कि उसके पसीने की भीनी महक से मेरा दिमाग मौतर हो गया और सिडोल बदन की हरारत से मेरा सारा जिस्म दहक उठा। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। मैं दिल से तुम्हारी तजवीज़ की कदर करती हूँ, मगर मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं जा सकती जब तक इस मशीन को ज़ाया ना कर दूँ। वो शैतानी मशीन सारी दुनिया को तबाही से हमकिनार कर सकती है। मेरे बापू ने तारीकी को अपने खून से सींचकर वजूद बख्शने का महापाप किया है और अपनी रूह को साधना देवी के जालिम हाथों में दे दिया है। अगर बापू मेरी खातिर महापाप कर सकते हैं तो बेटी की हैसियत से मेरा भी फ़र्ज़ है कि उनकी मुक्ति और निजात के लिए कोशिश करूं। बापू की मुक्ति और निजात उसी सूरत में मुमकिन है जबकि मशीन का जादू तोड़ दिया जाए। मैं आज रात मशीन ज़ाया कर दूंगी, वो बोली, और कल तुम्हें या बापू को भेजकर नई मशीन मंगा लूँगी। प्रधान सिंह, मैंने रूपा के बाप को मुखातिब किया। रूपा का तरीका ख़तरे से खाली नहीं है। मंजूर मशीन को बज़ाहिर बुरा कहता है, मगर दिल से उसे नोट छापने की मशीन समझता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस मशीन को ज़ाया करके और नई मशीन लगाने का खतरा मोल लेने की बजाय तुम उस मशीन में पुराने पुर्जे लगा दो? इस तरह मशीन साबिका हालत में आ जाएगी और किसी को कानो कान पता भी नहीं चलेगा। कई रोज़ बाद जब असल बात मालूम होगी तो हम सब कराची मुंतकिल हो चुके होंगे। हाँ, कहते तो ठीक हो, प्रधान सिंह ने कहा। जिस दिन भी मौका मिला मैं मशीन को पिछली हालत पर कर दूंगा। आज रात, रूपा ने पुरज़म लहजे में कहा। इंतज़ार नहीं किया जाएगा। साधना देवी के चुंगल से आज ही छुटकारा हासिल कर लिया जाएगा। आज के बाद अब वो मशीन किसी को उसके मुस्तकबिल से आगाह नहीं कर सकेगी। लेकिन ये रूपा की खुशफहमी थी। उसी रोज़ दोपहर को मुझे मंजूर ने अपने दफ्तर में तलब किया। उसकी मेज़ के नीचे शराब की 2 खाली बोतलें पड़ी थी। चेहरे पर वहशत और परेशानी आया थी। भोपत की जीत को वो अभी तक नहीं भूला था। 70,000 की हैसियत ही क्या है, मैं इससे ज़्यादा कमा लूँगा। उसने मेरा चेहरा देखते हुए कहा। जी? मैंने हैरत से पूछा। बड़े राजदाना तरीके पर उसने मुझे बैठने का इशारा करते हुए कहा, मेरे पास सोने की एक बड़ी कान है, मगर अभी किसी को मेरे और तुम्हारे सिवा उस कान के बारे में कुछ मालूम नहीं। फिर वो एक अजीब सी आवाज़ में हंस पड़ा। प्रधान सिंह को पता चल जाए कि उसने मुझे कितना बड़ा तोहफा दिया है
तो खुशी से उसकी हरकतें कल बंद हो सकती है। मैंने पूछा, आप उस मशीन के बारे में कुछ अर्ज कर रहे हैं जो मुस्तकबिल की बातें बताती है? बेशक, वो आंखें नचाता हुआ बोला। हमारे होटल में बड़े बड़े शहरों से बड़े बड़े अमीर लोग आते हैं, जुए के शौकीन, शराब व कबाब के रसिया और अव्वल दर्जे के वहमी। होटल की गहमा गहमी बढ़ जाती है। बरकत बेचारा किस किस ऑर्डर की बजावरी कर सकेगा। हम सब लोग सूरज गुरूब होने से पहले वापस आ जाएंगे। मैंने दिल में कहा, अल्लाह ने चाहा तो हम आधी रात से पहले हरगिज़ वापस नहीं आएंगे। कुदरत ने दरअसल मुझे बड़ा अच्छा मौका फराहम किया था। मैं चाहता था कि मशीन के कल पुर्जे बदलने का काम मंजूर की गैर मौजूदगी में किया जाए, और अब वो मुझे खुद ही होटल से बाहर चलने की दावत दे रहा था। मैंने अपना काम बड़ा खुश उसलूबी से अंजाम दिया। एक सुनसान जगह पर जो आम राह गुजर नहीं थी, अचानक कार खराब हो गई। मैं मौके से पूरा फ़ायदा उठाने के लिए तेज़ शराब की बोतल रख लाया था। बस मैंने उसे बोतल थमाई और खुद कार ठीक करने में मसरूफ़ हो गया। रात तकरीबन 1 बजे कार ठीक हुई। उस दौरान मंजूर शराब पीता रहा और कार को गालियां सुनाता रहा। मुझे गालियां देते हुए वो इज्तिनाब बरत रहा था, और यकीनन इसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। कार ठीक हो गई तो वो पिछली सीट से उठा और मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने कार स्टार्ट की और उसे बहुत ही सुस्त रफ्तारी से चलाता हुआ, जैसे वो पैदल ही चल रही हो, होटल की जानिब रवाना हुआ। एहतियात का तकाजा यही था। मैंने मंजूर को बताया, अगर कार दोबारा ख़राब हो गई तो सुबह यहीं हो जाएगी। उसने कुछ सोचते हुए पुरख्याल अंदाज में कहा, 10 लाख नहीं तो कम से कम 2-3 लाख रुपए माहाना हम उस मशीन से कमा सकेंगे। मुझे एक ऐसे शख्स की तलाश है जो प्रधान सिंह को ठिकाने लगा सके। मेरा ख्याल है तुम ये काम बड़ी खुश उसलूबी से अंजाम दे सकते हो। मैंने कहा, आपने गलत शख्स का इंतखाब किया है। मैं तो बहुत ही बुज़दिल इंसान हूँ। प्रधान सिंह गैर कानूनी तौर पर हमारे मुल्क में दाखिल हुआ है। उसकी मौत के बाद कोई उसकी तलाश में नहीं निकलेगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कौन मारा गया है। 10,000 रुपयों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इतनी बड़ी रकम तो अच्छे अच्छे बुज़दिलों को दलेर बना देती है। मैं किसी को कत्ल करने का काम अंजाम नहीं दे सकूंगा। मैं तुम्हें 20,000 नहीं, पूरे 25,000 रुपये दूंगा। सच बात तो यह है कि 25,000 का नाम सुनकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मैं कभी इतनी बड़ी रकम का तसव्वुर तक नहीं कर सकता था। मुझे पहली बार अपनी शराफत और ईमानदारी पर गुस्सा आने लगा। क्या रखा था इस शराफत और ईमानदारी में? रूपा का क्या होगा? मैंने पूछा। रूपा मेरे पास रहेगी। रूपा को बाप की नहीं, आशिक की ज़रूरत है, और उसकी ये ज़रूरत मैं पूरी करूँगा। अगर गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता ना रिंग रही होती तो यकीनन स्टीयरिंग पर मेरा तवाज़ुन बिगड़ जाने के बाइस किसी खंभे से टकराकर चकनाचूर हो जाती। मैंने जल्दी से उसे फुटपाथ पर चढ़ने से रोका। चंद लम्हों के बाद मंजूर ने पूछा, कहो, प्रधान सिंह को कब ख़त्म कर रहे हो? मैं यही सोच रहा था। तय हो चुका था कि मशीन के पुर्जे तब्दील करते ही प्रधान सिंह और वो वहाँ से फ़रार हो जाएंगे। मुझे कत्ल करने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। आप ये बताएं कि 25,000 रुपये कब तक दे रहे हैं? अभी, उसने कहा। इसी वक्त मैं रकम का बंदोबस्त करके आया हूँ। जेब में हाथ डालकर उसने नोटों की गड्डियाँ निकाली, उन्हें शुमार किया और मेरी जानिब ठूंसता हुआ बोला, मैं जानता हूँ कत्ल करने वाला पेशगी रकम का मुतालबा करता है। कब तक उम्मीद की जाए? मैंने चंद लम्हों तक सोचा। अब जबकि आपने रकम दे ही दी है, मैं अपने आप को दुनिया का सबसे दलेर शख्स समझने लगा हूँ। आप खुद ही एक दिन मुकर्रर कर दीजिए। मैं उसी दिन प्रधान सिंह को ख़त्म कर दूंगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसे ख़त्म हो जाना चाहिए। ऐसा ही होगा, मैंने कहा, और दिल ही दिल में कहा लगाया। 1 हफ्ता तो दूर की बात थी। प्रधान सिंह और रूपा तो 24 घंटों के अंदर अंदर गायब होने वाले थे। 2:45 बजे रात को जब हम होटल पहुंचे तो पूरे होटल में अंधेरा और सन्नाटा तारी था। मैं समझ गया कि रूपा और प्रधान सिंह बहुस्न खूबी मशीन के पुर्जे बदलने का काम अंजाम देकर सोने के लिए जा चुके हैं। कार से उतरकर हम दोनों अंदर पहुंचे। हमने चंद ही कदम बढ़ाए होंगे कि उस कोने से जहां मशीन नस्ब थी, किसी चीज़ के गिरने का शोर हुआ। मंजूर जोर से चिल्लाया, कौन है? और इसके साथ ही उसने जेब में हाथ डालकर कोई चीज़ निकाल ली। जो चीज़ निकली वो एक रिवॉल्वर था। रिवॉल्वर में गोलियां भरी थी और गोलियों का निशाना मशीन के सामने मौजूद था। मंजूर ने फौरन गोली चला दी। चीख की और गिरने की आवाज़ गूंजी। मैंने दौड़कर बिजली का बटन दबा दिया और तब मैंने देखा कि प्रधान सिंह मशीन के बराबर खड़ा था। बहुत से पुर्जे इधर उधर बिखरे हुए थे, लेकिन इन सबसे अहम और सबसे खतरनाक मंजर कुछ और ही था। रूपा फर्श पर पड़ी हुई थी। उसकी सुरमगी आंखें खुली थी, लेकिन वो कुछ देख नहीं सकती थी क्योंकि मंजूर की गोली उसकी आंखों के दरमियान लगी थी। उसका भेजा निकल पड़ा था। प्रधान सिंह जो इस अरसे में रूपा की नब्ज देखने के लिए उसके करीब बैठ गया था, खड़ा हो गया और सिसकियां भरता हुआ बोला, तुमने इसे मार डाला महाराज। मंजूर ने आंखें झपकाते हुए कहा, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो समझ रहा था कि कोई शख्स मशीन को चुराने आ गया है। आखिर तुम लोग इतनी रात को यहाँ करने क्या आए थे? तुमने रूपा को कत्ल कर दिया है महाराज, प्रधान सिंह ने दोबारा कहा। गम और गुस्से के बायस उसका जिस्म थर थर कांप रहा था। मंजूर की नज़र मशीन और उसके बिखरे हुए सामान पर गड़ी थी। अच्छा तो ये बात है, वो जोर से बोला।
तुम मशीन को नाकारा बना रहे थे? प्रधान सिंह ने घूरकर मंजूर को देखा, फिर बेहिस्सो हरकत पड़ी हुई रूपा पर एक नज़र डाली। मैंने मशीन को नाकारा बना दिया है। अब तुम्हें हक पहुंचता है कि रूपा की तरह मुझे भी ख़त्म कर दो। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मंजूर के रिवॉल्वर का रुख प्रधान सिंह के सीने की तरफ हो गया। खैरियत चाहते हो तो मशीन को फ़ौरन ठीक कर दो। प्रधान सिंह फर्श पर पड़े हुए एक छोटे से चमकदार डब्बे की तरफ बढ़ा। उसने दोनों हाथों से डब्बा उठा लिया। इसमें साइंस भी भरी है और काला जादू भी। इसमें मेरी रूह है, देवी का आशीर्वाद है। यह डब्बा खुफिया और पुरस्रार राजों से भरा पड़ा है। इसे दोबारा मशीन में जोड़ दो, गधे की औलाद, मंजूर ने चीख कर कहा। प्रधान सिंह ने आहिस्ता आहिस्ता बड़े इत्मीनान से अपने हाथ बुलंद किए और अचानक डब्बे को छोड़ दिया। डब्बा किसी बम धमाके की तरह फटा। उससे बैक वक्त रोने और हंसने की आवाज़ें बुलंद हुई। रोशनी और तारीकी निकलती हुई दिखाई दी। अब तो मुझे भी मार डालो महाराज, प्रधान सिंह ने सिसकियां भरते हुए कहा। रूपा मर गई और मुस्तकबिल की बात बताने वाली मशीन भी खत्म हो गई। अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? मेरी जिंदगी का एक हिस्सा रूपा थी और दूसरा हिस्सा ये मशीन। मशीन? हैरत के बायस मेरे मुंह से सीटी जैसी आवाज़ निकली। हाँ, मशीन, प्रधान सिंह बोला। तारीकी को जिंदा करने के लिए मैंने देवी की सेवा में अपनी आत्मा का एक हिस्सा पेश किया था। रिवॉल्वर पर मंजूर की गिरफ्त सख्त हो गई। चूहे की औलाद, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं नहीं चूहे की औलाद, तुम हो महाराज, प्रधान सिंह सामने होता हुआ बोला। मुझे मारने से पहले अपने मुस्तकबिल के बारे में मेरी पेशन गोई सुन लो। तुम जिंदा नहीं बचोगे महाराज, तुम्हें भी मरना पड़ेगा, जल्द ही मरना पड़ेगा। मशीन में तुम्हारा भी हिस्सा है और ये मशीन किसी को माफ़ नहीं करती। बिजली जैसी तेजी से फर्श पर झुककर प्रधान सिंह ने फौलादकार बेंच उठाया और मंजूर की तरफ दौड़ा। मंजूर के रिवॉल्वर ने कई शोले उगल दिए। प्रधान सिंह चीख मारकर रूपा के करीब गिर गया और लंबी सी हिचकी लेकर खामोश हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कुछ क्या हो गया था। मेरा दिमाग चकराने लगा था। करीब था कि मैं गिरकर बेहोश हो जाता। उसी वक्त मंजूर मेरी तरफ घूमा। क्या देख रहे हो बदमाश, उसने मुझसे कहा। लाशें उठाने और इस जगह को साफ कराने में मेरी मदद करो। सुबह होने में चंद घंटे रह गए हैं। अगर हमने कोताही से काम लिया तो हम दोनों अपने आप को कत्ल के इल्ज़ाम से नहीं बचा सकेंगे। कत्ल के नाम पर मैं भी उछल पड़ा। मंजूर दुरुस्त कह रहा था। अपने आप को कत्ल के इल्ज़ाम से बचाने के लिए ज़रूरी था कि मैं वहाँ की सफाई कराने में उसकी मदद करता। फिर मैंने उसकी पूरी तरह से मदद की। लाशें उठाकर कार में ला दी, फर्श धोया और फर्श पर पड़ा हुआ सामान उठाकर इस तोड़ में डाला। तहखाने में जाकर रूपा और प्रधान सिंह का सारा सामान निकाला। मंजूर के हुक्म पर उसे भी लाशों के करीब डाल दिया। मंजूर ने मुझे साथ नहीं लिया। मुझे वहीं छोड़कर लाशें और सामान ज़ाया करने के लिए रवाना हो गया और इस तरह मुझे पुलिस को बताने का मौका मिल गया। मैंने पुलिस अफसर को कमोबेश सारी दास्तान सुना दी। फिर जैसे ही मंजूर सामान और लाशों को ज़ाया करके वापस आया, पुलिस वालों ने उसका गिरेबान पकड़ लिया और गालियां देते हुए उसे होटल से घसीट लाए। मगर मंजूर कच्ची गोलियां नहीं खेला हुआ था। वो बड़ा 420 बड़ा चालाक शख्स था। उसने हर बात से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैंने झूठी कहानी सुनाई है और उसने कोई कत्ल नहीं किया। उसके होटल में कभी जुआ नहीं हुआ, कभी शराब नहीं पी गई। एक नज़र इस झूठे के अफसाने पर डालिए। मंजूर ने मेरी तरफ इशारा करते हुए पुलिस ऑफिसर से कहा। यह किस तरह कांप रहा है? मालूम होता है इसका दिमाग खराब हो गया है। होटल में आने वाला हर शख्स गवाही देगा कि यह कई रोज से बड़ी हमकाना बातें कर रहा था, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही बहक गया है। आप ही बताइए, क्या वाकई वजन करने वाली कोई ऐसी जादुई मशीन होती है जो मुस्तकबिल के बारे में हर बात सही बताती हो? मैं यहाँ कई साल से मुकीम हूँ, कभी आपने किसी से मेरी शिकायत नहीं सुनी। गजब खुदा का, मैं और 2 कत्ल? मैं तो हुजूरे वाला मक्खी तक नहीं मार सकता। पुलिस वाले खा जाने वाली नज़रों से मुझे घूरने लगे। ये किस तरह मुमकिन है कि कोई शख्स गैरकानूनी तौर पर सरहद पार करके यहाँ आए और आप जैसे शरीफ और फर्जशनास लोगों की नज़रों से बच जाए? मंजूर की बात जारी रही। क्या नाम बताया था इसने? प्रधान सिंह। मुझसे कसम ले लीजिए जो आज से पहले मैंने इसका नाम भी सुना हो। कहता है उसकी बेटी थी। वाह वाह, कितनी मज़ेदार कहानी सुनाई है इसने। इसे तो झूठों के सरदार का इनाम मिलना चाहिए। पुलिस वाले हंस पड़े। ये रही मशीन, मंजूर ने कहा। खुद मुलायजा फरमा लीजिए, ये बिल्कुल आम मशीन है। सिक्का डालिए, आपको अपना वजन और गलत सलत मुस्तकबिल मालूम हो जाएगा। ठहरिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वो मशीन पर चढ़ गया और सिक्का निकालने के लिए जेब में हाथ डाला। मेरी हालत एक ऐसे शख्स जैसी थी जो नीम बेहोश हो चुका हो। मेरे पास साबित करने के लिए कुछ भी नहीं था। मंजूर के पास हर सबूत मौजूद था। मशीन के पुर्जे बदले जा चुके थे और मैं जानता था कि अब वो वाकई एक आम सी मशीन बन चुकी है। लाशें गायब हो चुकी थी और नीचे का सामान हट चुका था। कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरी बात का एतबार करता। मेरी बातें महज बकवास थी उनकी नज़र में। मैंने मशीन में सिक्का डालने की आवाज़ सुनी। सफ़ेद शीशे की सुई घूमकर 290 पाउंड के निशान पर आ गई। फौरन ही मशीन से कार्ड बरामद हुआ। मंजूर ने कार्ड निकाला और मुस्कुराकर पुलिस वालों की तरफ देखा। मशीन ठीक तरह से नस्ब नहीं की जा सकी थी। उसके निचले पेच ढीले थे।
भारी भरकम मंजूर के वजन से अचानक मशीन उलट गई। मशीन के साथ ही मंजूर भी नीचे गिरा। मशीन नीचे थी, मंजूर ऊपर। हम सब दौड़कर उसके करीब गए। मशीन का सफ़ेद शीशा टूट चुका था और टूटे हुए शीशे का एक बड़ा धारदार टुकड़ा मंजूर के गले के आर पार हो गया था। हमारे देखते ही देखते मंजूर ने ज़िबा होते भैंसे की तरह डकराने की आवाज़ निकाली, जोर से हाथ पांव इधर उधर चलाए और खून भरी कुल्ली करके दम तोड़ दिया। मुझे उसकी मौत का गम नहीं था। रूपा की मौत ने मुझे बिल्कुल बेहिस बना दिया था। न मुझे प्रधान सिंह का गम हुआ और न मंजूर की मौत का। हम सब एक न एक दिन यहाँ मरने के लिए ही आए हैं। मगर बेहिसी के बावजूद मरे हुए मंजूर के हाथ में मशीन से निकला हुआ कार्ड देखकर मेरा जज्बा तजस्सुस बेदार हो गया। दिल चाहने लगा कि मैं उस कार्ड पर लिखा पढ़ूं। मैंने आगे बढ़कर मुर्दा हाथों में दबा हुआ कार्ड निकाल लिया। कोई शक नहीं, मशीन को नाकारा किया जा चुका था। वो एक आम सी मशीन बन गई थी, वैसे ही जो हम स्टेशनों, सिनेमा हॉलों और बड़े बड़े स्टोरों पर देखते आए हैं। जिससे आप शादी का सवाल करते हैं तो मुहम्मे में तीसरा इनाम जीतने की खुशखबरी सुनाई जाती है, और मुहम्मे के बारे में पूछते हैं तो किसी आहो चशम हसीना के फरेब से बचने का मशवरा दिया जाता है। जी हाँ, वो बिल्कुल वैसी ही आम सी मशीन थी, लेकिन उस आम मशीन ने मंजूर के बारे में पेशनगोई की थी। वो हर्फ ब हर्फ दुरुस्त मालूम हो रही थी। मंजूर के मुर्दा हाथ से निकाले हुए कार्ड पर उसका वजन दर्ज था और वजन के नीचे वाज़े अल्फाज में बड़ी अच्छी और सच्ची पेशगोई दर्ज थी। नया सफ़र मुबारक, मगर ख्याल रहे कि तुझे इस सफ़र में आग से खतरा है। कहानी अपने अख्तिताम को पहुंची और कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। तो पहला नाम है अलवीना खान साहिबा, हैदराबाद पाकिस्तान से। नसरीन मिर्ज़ा साहिबा हैं, पुरानी दिल्ली इंडिया से। आमिर साहब हैं, शहर का नाम नहीं लिखा। इकबाल अली साहब हैं, दिल्ली इंडिया से। शाहिद अहमद साहब हैं, न्यू कराची पाकिस्तान से। फिर शाहिद अली साहब हैं, शेखुपुरा पाकिस्तान से। बशारत अली साहब हैं, शहर का नाम नहीं लिखा। और तौसीफ़ अख्तर साहब हैं, बनारस इंडिया से। अब सबके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर कीजिएगा। कहानी से मुताल्लिक कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।